Good evening and welcome on board the Election Express. It's day 32 and the Election Express is broadcasting tonight out of Azamgarh in eastern Uttar Pradesh. This is Mulayam Singh's constituency and it is here that the Samajwadi Party is hoping that it will be able to consolidate the Yadavs and the Muslims of eastern Uttar Pradesh to be able to take on the BJP and Narendra Modi. Thank you all very much for joining us in Azamgarh. Thank you. मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमित शाह के उस बयान से। हमारे साथ कुछ बीजेपी के समर्थक यहां पर हैं। अमित शाह यहां नजदीक में ही सराय मीर में आए और उन्होंने बहुत गलत बात कही हमारे हिसाब से। उन्होंने पूरे इलाके को, यहां मौजूद सब लोगों को आतंकवादी ठहराया। आपको नहीं लगता कि इस तरह का बयान चुनाव से ऐन पहले आपके एक शीर्ष नेता से आता हुआ पूरा गलत था? ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए? नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं? और हमें तो यही मालूम है कि हमारा देश जो है हिंदू और मुसलमान सबको मिला के लेके चलना है और ऐसा बात नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जो हैं उनके कभी भी जबान से ऐसा शब्द सुनने को नहीं मिला है और हम ऐसा बयान नहीं कर पाएंगे। अमित शाह ने जो कहा, आप यहाँ पे बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, आप ये कह रहे हैं सीधे अमित शाह अगर आपका शो देख रहे हैं तो आप उनको बता रहे हैं कि जो आपने कहा भाई साहब गलत कहा? नहीं, अमित शाह जो है अगर ऐसा कहे हैं कि नहीं आजमगढ़ आतंकवाद है तो ये बात तो गलत होगी। लेकिन वे सुनिए, वे जो है जो इस लोग जो आतंक फैलाते हों या गलत कार्य करते हों उसके लिए उसको सजा होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसे जेल होना चाहिए, ना उसको रिहाई नहीं भी करना चाहिए। और ये जो रिहाई भी करते हैं उसके लिए मैं अपने देश के कोई भी अगर ऐसा हो करता है अपने देश के प्रधानमंत्री से या शासन से यही चाहूँगा कि उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक पूरे समुदाय को या एक पूरे शहर को इस तरीके से ब्रांड करना पूरी तरीके से गलत है। ये बात अच्छी है कि आपने खुद अमित शाह की निंदा की, इस बात के बावजूद कि आप लोग बीजेपी से। मैं बाकियों से जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्टिग्मा है जो कि आजमगढ़ के लोगों को बहुत सताता है। जिस तरीके से लोग बाहर से आके कहते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी पनपते हैं, ये बहुत गलत है और किसी को ना कहना चाहिए, और अगर किसी ने कहा तो वो गलत। लेकिन जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ऐसा मानते हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि देश भर में आजमगढ़ की, इत्तेफाक से बोलिए कुछ भी बोलिए, कि हकीकत यह है कि छवि आज कुछ गड़बड़ा गई। नहीं, जो लोग भी ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं है। बल्कि जो लोग कह रहे हैं, मैं तो एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी हो, सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी है, दूसरा अमित शाह है। इसके अलावा कोई यहाँ पर आतंकवादी नहीं है और उसी के रास्ते पर धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव भी चल पड़े हैं। आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि खास तौर से मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद मैं दिन भर घूम रहा था, अलग अलग गलियों में लोगों से बात कर रहा था। सबने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ के जो लोग हैं उनका ख्याल नहीं रखा। सब बहुत लेट डाउन फील कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर में दंगा नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दंगा हुआ, इसका हम लोगों को सबको खेद है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ देश के सारे लोगों को, जो भी आप सुन रहे हैं और जो भी लोग आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर में बहुत सारे दंगे हुए हैं, लेकिन जिस तत्परता के साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस दंगे पर काबू पाया है, विद इन ए वन डे ये इस चीज़ को मिटाया गया है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर गुजरात में हुआ था तो उस गुजरात में क्या हश्र हुआ है इस दंगे का, और वो लोग सवाल करें कि जिन्होंने इस चीज़ को। मैं यहाँ लोगों से पूछता हूँ कि कितने लोग मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार ने मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की, पर्याप्त कार्रवाई की? आप लोग मानते हैं कि आप नहीं मानते? पर्याप्त कार्रवाई अगर किया होता तो सुप्रीम कोर्ट इनको जो है फटकार न लगाती। ये बिल्कुल विफल रहे, नाकाम रहे, और सुसज्जित प्लानिंग के तहत इन लोगों ने मैच फिक्सिंग है इनकी बीजेपी से, और ये मरवाते हैं मुसलमानों को। और अब मुसलमान अच्छी तरह जाग चुका है, मुलायम सिंह के बहकावे में, मखौटे में नहीं आएगा। हमें सिक्योरिटी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि ये सरकार देने में नाकाम है। कौन दिलाएगा सुरक्षा? किस पे है आपको भरोसा? नहीं, सुरक्षा देने के लिए किसी पार्टी में ये नहीं है कि किसी ने सुरक्षा दी है मुसलमानों को। आज मुसलमान अपने को एकदम तन्हा महसूस कर रहा है, और खासकर यूपी में अगर मुलायम सिंह के आने से ये लोग कह रहे हैं कि विकास होगा, तो विकास 9 MLA हैं यहाँ पहले से, मंत्री हैं, लेकिन सड़कें आप जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा ये क्या विकास। बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया। समाजवादी पार्टी के कैंप में जो लोग हैं, सर ये तो बताइए, 9 MLA, इतने मंत्री और इतने बड़े बड़े गड्ढे, कोई तरीका है क्या? क्या फायदा है ऐसा है कि उन्होंने कहा कि हमारे जिले में 9 MLA हैं। आप 2 साल की सरकार में आप पता लगा लीजिए कि कोई ऐसा विधानसभा ना जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही है। क्या झूठ बोल रहे हैं आप? सच्चाई झूठ लग रहा है आपको? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। सर विकास हुआ तो कहाँ हुआ? आजमगढ़ की सड़कों पे तो दिखाई नहीं देता है भाई साहब। भाई साहब, आदिल शेख हमारा विधायक है, आदिल शेख हमारा विधायक है, हमारे ग्राम सभा में करोड़ों रुपया दिया, इसी तरह हर गांव में दिया। ये तो हम मूड बना के आए कि हम विरोध करेंगे, मगर यह विकास हुआ है, विकास हुआ है। मुलायम सिंह काम हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, कितने लोग मानते हैं? अच्छा एक सेकेंड, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोग मेरी बात सुनिए, मेरा गला वैसे ही फट रहा है। जब मैं कहूं तब आप उस सवाल का जवाब दीजिए। कितने लोग मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में आजमगढ़ में विकास हुआ है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो मानते हैं कि विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ। कितने लोग मानते हैं विकास नहीं हुआ? ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो मानती है कि विकास नहीं हुआ। आप कांग्रेस से हैं, ये तो कहते हैं कि कांग्रेस और सपा की भी मैच फिक्सिंग चल रही है। नहीं, मैं कहता हूँ कि सपा और बीजेपी की चलती है। ये लिए कि उसका उदाहरण जो है मुजफ्फरनगर एकदम सामने खड़ा है। इन्होंने अमित शाह, तोगड़िया या लोगों ने पहले फसाद होने से पहले इन लोगों ने पूरी दावत किया है, पूरा सब प्लानिंग के साथ वहाँ मुजफ्फरनगर का काम किया गया है। इसमें दोनों आदमी। एक सेकेंड, क्या कहना चाह रहे हैं? सिंगल से बाकायदा मुलायम सिंह ने मीटिंग किया, उसके बाद जो है 84 परिक्रमा का ऐलान किया। साथ साथ जब वो विफल रहे तो मुजफ्फरपुर के दंगा का जो है वो रची गई, और सैफई में नंगा नाच हो रहा था, और केमे में मजलूम लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं जो मानते हैं कि मुलायम और मोदी की मैच फिक्सिंग है? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो मानते हैं कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो बेतुकी बात है? आप मानते हैं कि नहीं हो सकता? क्योंकि देख लीजिए, आप एसपी से हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कहता है कि आपकी कोशिश होती है मुसलमानों को पोलराइज करने की, बीजेपी की कोशिश होती है हिंदुओं को पोलराइज करने की। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज जब हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मायावती इस बार चुनाव कहीं से न लड़ रही है। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में जब मोदी की आमद हुई, मोदी का आगमन हुआ, तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से आकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, और वहां से ऐलान हुआ कि यहां से मोदी का रथ रोक दिया जाए। पर किसी से भी पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि मुलायम की आजमगढ़ में हालत ज्यादा पक्की है नहीं। किसी से भी पूछ लीजिए। पक्की नहीं है? क्या पक्की नहीं? सर सुनाई नहीं दिया क्या? कह रहे हैं कि आजमगढ़ में मुलायम की हालत बहुत पक्की नहीं है। सर, यहाँ मुलायम सिंह यादव 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। यहाँ जितने लोग हैं सबकी जमानत जब्त होने। Azamgarh is one of the Muslim-dominated constituencies of Eastern Uttar Pradesh. Mulayam Singh is contesting here in the attempt of trying to polarize his Muslim Yadav vote bank. But what does the young Muslim in Azamgarh feel of the tags that are attached to his community? What does he feel about the battle for your vote 2014? My colleague Amir Haq travelled around Azamgarh and filed this story for the Election Express. Azamgarh, home to a large population of Muslim voters, hence always an interest to political parties eyeing the largest state in the country. Headlines today traversed through Azamgarh extensively, visiting Sarjanpur and Sarai Mir to speak to voters belonging to the Muslim community across the board, and the sense was fairly unanimous. Most voters speaking in one tone,
the community exasperated at being used as a vote bank. नहीं, आप मानते हैं कि वोट मांगने के वक्त पे तो सारी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, हाँ, वादे करती हैं, बाद वादे में करते हैं सब, मगर कोई वादा पूरा कर पाता है कोई नहीं. Terror and its handling by central and state governments has been a major issue in Azamgarh. Another case in point is the Batla House encounter, which, even though may not figure on the agenda of the political parties, it still remains an emotive issue for the people here. While the Batla House encounter may have been long forgotten by political parties, it still remains an issue for Muslims in Azamgarh. With 2 of the boys having been killed in encounter, 14 of them implicated as terror suspects and 7 others missing, the people of Sanjaypur in particular believe that political parties have only made hollow promises and that they've never delivered as per their promises. देखिए, खौफ हम किसी से नहीं खाते, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस. हम तो 65 साल से भुगत रहे हैं, आदी हो चुके हैं. आज भी हमारे बच्चे पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं. हम खौफ कहाँ तक खाएंगे? हम तो झेलना है सिर्फ. हम खौफ की सियासत नहीं करते हैं, बल्कि कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों का हाथ पकड़ा जाए. Muslims, at least in this part of Uttar Pradesh, have come to understand that the non-BJP parties have only thrived by invoking fear of the BJP, and that they've never really cared for the minorities. Which is why the people of this area are not just angry with the Congress, but also cross with the parties like SP and BSP, which despite their huge presence in Uttar Pradesh, have not really done enough for the Muslim community. The BJP quite expectedly remains out of the ambit of Muslim trust in Purvanchal. The party may have tried hard to refurbish its image of being anti-Muslim in the run-up to the elections, but with Modi at the helm of affairs in the BJP, Muslims continue to shun the party. A section of the community, although remains soft on the SP, despite the Muzaffarnagar incident, citing the compensation and relief work done by the state government after the riots. जरूर गुस्सा था, मगर असल मामला ये है कि मुलायम सिंह आ गए हैं और यही जो है यहाँ खास तौर से फिरका परस्त ताकतों को, मोदी को, भाजपा को रोकने के लिए इनसे अच्छा कोई नेता नहीं. देखिए, अभी ये एक डिलेमा है मुसलमानों के सामने. कोई इस पोजीशन में नहीं है जो उसको डिलीवर कर पाए. जो डिलीवर करने के लिए कह रहा है वो कर नहीं रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में बहरहाल एक अंदरूनी उलझन कह लें हम, या मुसलमानों की एक परेशानी कह लें, वो तो मौजूद है. लेकिन इलेक्शन आता है तो सवाल करने का हमारे पास एक मौका होता है कि आपने कुछ वादा किया था और पूरा नहीं किया. तो अब जो वादे कर रहे हैं, हम कैसे यकीन कर लें कि आप उसको पूरा करेंगे. 2002 still a burning issue with many in the community, as they fear the BJP will push right-wing fundamentalism once they come to power. ये फिरका परस्त पार्टियां 2/3 मेजॉरिटी के साथ कामयाब हो जाती हैं तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना, अभी तो हम एक बटला हाउस के लिए रो रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बटला हाउस हो जाएगा और न कोई घर बचेगा, न कोई मस्जिद बचेगी, न कोई मदरसा बचेगा, न कोई दाढ़ी बचेगी. BJP's agenda of development and call for support by the minorities, they say, is a sham, which was best revealed recently in statements made by BJP leaders Giriraj Singh and Amit Shah and VHP leader Praveen Togaria. हम अगेंस्ट कांग्रेस वोट कर रहे हैं, सपा में कर रहे हैं या बसपा में कर रहे हैं, लेकिन सपा बसपा के लोग जाके सेंटर में कांग्रेस को सपोर्ट देके सरकार बनवा रहे हैं. आज इनके बीजेपी के लोग जो है कब्रिस्तान या पाकिस्तान का नारा देते हैं, फिरका परस्ती को हवा दे रहे हैं. इनको कोई जेल भेजने वाला नहीं है. The strategy so far is that the community will vote for candidates who look strong enough against the BJP. As part of its strategy, despite their specific grievances, they're ready to support any of the major parties, including Congress, SP or BSP. A majority of Muslims here feel that development, education, employment and provision of health services should be the real issues in elections. But they also admit that the feeling of insecurity among them overrides all such issues, and so they are forced not to think beyond. The choice therefore is finally made between political parties who promise safety and security to Muslims and the ones who don't.
With camera person Salim, this is Amir Haq in Azamgarh for Headlines Today. Their hopes and aspirations just the same as those of young people all over the country. Unfortunately, they are brandished with these tags and they're used as political volleyballs, and that's what the youth of Azamgarh are feeling very cut up about. मैं यहाँ पे पीछे जो यंग लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आजमगढ़ के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों का समाधान क्या है? आपके हिसाब से इस चुनाव में सबसे बड़ा इशू क्या है? बताइए, कौन बोलेगा? हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, आजमगढ़ को जिस नज़र से देखा जा रहा है आज, मैं कम से कम इंडिया के 10 से ज़्यादा स्टेट में जा चुका हूं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, हमको यहाँ पे किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाएं, हमको वो उस नज़र से देखते हैं कि ये आजमगढ़ के रहने वाले, ये आतंकवादी हैं। यहाँ जितने मुसलमान हैं, मैं कहता हूँ यहाँ की पब्लिक जितनी एजुकेटेड आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ एजुकेशन है, यहाँ पैसा है, यहाँ तरक्की है, यहाँ सब कुछ है, और इससे जला जा रहा है। इससे हर सरकार, मैं कहता हूँ हर पुलिस, हर गवर्नमेंट जानती है कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं, लेकिन हमको फंसाया जा रहा है, ये सबको मालूम अच्छी तरह। और मोदी की अगर सरकार आएगी तो हम तो फिर तो गए। क्यों आपको लगता है, क्यों आपको मोदी से खतरा लगता है? मोदी ने एक चीज इंश्योर की कि 2002 के बाद गुजरात में तो कोई दंगा हुआ नहीं, और वो कहते हैं कि मैं कम्युनल नहीं हूं, मैं तो केवल विकास में, जॉब्स में, ग्रोथ में रुचि रखता हूं। कहने और करने में फर्क है, वो एक्टिविटी मालूम पड़ जाती है। उनके कहने से क्या है और उनके करने से क्या हमको मालूम है। गुजरात में जो हुआ उस पर तो आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ में आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री में देख लिए, हिंदू मुसलमान में कोई भी दंगा नहीं है। यहाँ का कोई भी मुसलमान ना तो हिंदू पे ज्यादती करता है, ना कोई हिंदू मुसलमान पे ज्यादती करता है। आजमगढ़ के अंदर आप कहीं भी 100 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। चलिए, आप बात करना चाहते हैं कि ये बार बार कह रहे हैं कि इमेज खराब है आजमगढ़ की, वो इमेज कैसे ठीक की जाए, ठीक कैसे की जाए? ठीक होगी इमेज, ठीक होगी। यहाँ पे जांच हो, यहाँ पे हमको अच्छी सरकार चाहिए, हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो दोनों को एक नज़र से देखे। हमको इस नज़र से देखने का कोई वजह नहीं, बस एक ही वजह है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास एकता है, यही सबकी जलन है। सबसे बड़ी जलन यही है, यही हमको पीछे लाया जा। हम आज जो भी लड़के इस मामले में मुलविस हुए हैं, जिनको लगाया गया इल्जाम, वो सब पड़े हुए हैं। आप सारी हिस्ट्री देख लीजिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर फिरके में, हर मैच में सब ऊपर हैं, हर मुकाम में सब ऊपर हैं। आज मैं हूँ, मैं मुंबई में सेफ्टी ऑफिसर, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैं अगर अपना आईडी एक प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देता हूँ, अगर उस पर आजमगढ़ लिखा है तो मुझसे 10 बार इंक्वायरी करते कि आप आजमगढ़ से हो। क्यों? कितने और लोग हैं जिनको आजमगढ़ की, कितने और यहाँ पे युवा हैं जिनको लगता है कि आजमगढ़ के होने की वजह से लोग शक की निगाह से देखते हैं और ये पूरा गलत है? बताइए। सबसे बड़ी बात है राहुल भाई, पहले आपको और जितने मीडिया वाले हों एक बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, और यहाँ तक आपसे मेरा पहला खुद सवाल है कि मैं किसी भी न्यूज़ चैनल पर बैठता हूँ तो वो बगैर प्रूफ किए हुए हमको आतंकवादी कहते हैं। आप खुद कहते हैं। हमने कभी नहीं, मीडिया कहती है, मीडिया, हमने कभी नहीं कहा। और आज के सबसे बड़ा जो आतंकवादी है इस देश का वो मीडिया है। क्यों कहती है कि मोदी सरकार? अगर आप पैसा नहीं लेते तो ये नहीं कहते कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार आती। जसवंत सिंह जैसे आदमी को बाहर किया जा रहा है। आप पूरे के पूरा बिके हुए आओ। अगर आप जेन्युइन होता है, अगर हम बिके होते तो आपके सामने आंख से आंख मिला के ना देख रहे होते आपको। बाबू, आपको बोलने का अधिकार है, आपको जो बोलना है आप बोलिए, उसको हम सुन रहे हैं। अगर हम सुनेंगे, हम आए ही, हम आप ही की बात सुनिए। हाँ, 2008 में मेरा छोटा भाई इनकाउंटर में मारा गया, ठीक। 2014 चल रहा है, 6 साल। कहाँ की गवर्नमेंट, कहाँ का इंसाफ है? साजिद मरहूम का वालिद साहब का इंतकाल हो गया, कहाँ की मीडिया आई? कौन सरकार आई यहाँ? कौन है साली यहाँ पे? तो आपके हिसाब से आप ये बताइए कि आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान, नहीं मैं आप ही से बात कर, आपके हिसाब से समस्या का समाधान क्या? हम समाधान भी जानना चाहते हैं, आपकी तकलीफ हम समझ रहे हैं। समाधान सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले मीडिया किसी भी मुसलमान पे कोई भी जुर्म आयद ना हो, वो उस पे वो न कहे कि ये आतंकवादी है।
जैसे नक्सलियों को कहा जाता है कि 20 जवान मार दिए जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं कि नक्सलवादी हैं, हक की लड़ाई रहे हैं, यानी हम यहाँ बिके हुए हैं, बचे हुए हैं क्या? हाँ, मोदी सरकार आप बोलते हो आज तक पे, मैं डेली देखता हूँ आज तक। इस बार मोदी सरकार, क्यों मोदी सरकार यार? भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों नहीं? क्यों नहीं? बेहतर बात है। मेरे ख्याल से इन्होंने जब कहा, बहुत जबरदस्त कहा कि किसी को भी बगैर सबूत के कोई भी उसको गुनहगार नहीं मानना चाहिए। जो इन्होंने बात बोली, इस बात में बहुत दम है और यही बात सुनने के लिए हम आजमगढ़ आए हैं और यही बात आपके जरिए पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए। यही हमारा मकसद भी है, इसी वजह से हम आपके बीच यहाँ आजमगढ़ आए। ठीक है, इसी मकसद से हम लोग आए हैं, न केवल अपनी बात कहने के लिए बल्कि आपकी बात सुनने के लिए, आपके दर्द में शामिल होने के लिए। यही पूरा मकसद है, इसीलिए इलेक्शन एक्सप्रेस चल रही है, आपके बीच आपकी बात सुनने के लिए। मुलायम सिंह यादव is contesting this time from Azamgarh. He hopes to be able to counter the Narendra Modi bandwagon. My colleague Javed Ansari caught up with Mulayam Singh for a special interview for the Election Express. This is what the Samajwadi Party leader told us when we interviewed him for the Election Express. हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी। सर, चुनाव अब खत्म होने को आया, 2 फेज इलेक्शन के और हैं। आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका क्या आकलन है, क्या कैसे नतीजे आने वाले हैं? मेहनत तो करनी पड़ेगी। जहां तक परिणाम का सवाल है, इसमें कहीं भी कोई भी बीच में ऐसी बाधा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कल्पना भी की जा सकती है। समाजवादी पार्टी सबसे आगे जा रही है और है। नरेंद्र मोदी जी का ये दावा है कि जितनी राजीव गांधी जी को सन 84 में बहुमत मिली थी उतनी ही उनको मिलेगी, या हो सकता है उससे ज्यादा भी मिल सकता है। जहां तक कि नरेंद्र मोदी साहब का सवाल है, ये सही शुरू में ऐसा लगा था, बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन तब भी ऐसा माहौल नहीं था जैसा उनका विचार था उत्तर प्रदेश के बारे में और अन्य देश के बारे में। उत्तर प्रदेश में तो वो हालत रही नहीं। उत्तर प्रदेश में जो पहली शुरुआत में उनकी हालत थी और आम जनता में भी कुछ अच्छा सा प्रभाव था, वो प्रभाव अब नहीं है। क्या वजह है? वजह है कि दूसरी पार्टियां निकली हैं तो अपनी बात रखी है। दूसरा, मोदी साहब पे एक है कि जो घटना हुई है गुजरात की, उसको लेकर माइनॉरिटी में तो जबरदस्त असंतोष है। और दूसरी जो छोटी छोटी और जो जातियां हैं उन पर प्रभाव नहीं है, प्रभाव कुछ बड़ी जातियों पे है। लेकिन आपके बारे में भी लोग कह रहे हैं, अब अमित शाह आजकल कह रहे हैं कि फिर वो जो आपके बारे में पहले कहा जाता था मौलाना मुलायम। अमित शाह के बारे में भी पूछोगे? नहीं सर, उन्होंने आपके बारे में एक बयान दिया है, मुल्ला मुलायम। फिर वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब जितने जितने फेजेस हो रहे हैं इलेक्शन के, उसमें बूथ कैप्चरिंग करा रही है। अमित शाह क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या है, उनके बारे में बोलना ही उचित ही होगा। सारा देश जानता है। लेकिन विचित्र स्थिति है कि अमित शाह जैसे लोग चुनाव इंचार्ज यूपी में भेजे जाएं, तो अमित शाह को कौन नहीं जानता अमित शाह ने कितना कत्लेआम करवाया और नाम लेके करवाया। मैं मौके पे गया हूं। अब वो मोदी प्रधानमंत्री ऐसे लोग बनेंगे। नेताजी, आपने ऐसे कठिन वक्त पे इतना समय निकाला, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव होपिंग टू स्टॉप द मोदी बैंडवैगन। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह के यहाँ आजमगढ़ से खड़े होने से क्या आपको लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जो भाजपा की हवा बनाने की कोशिश करें उसको मुलायम रोक पाएंगे? नहीं, देखिए यहाँ पे मोदी की कोई हवा नहीं है, खास तौर से पूर्वांचल के अंदर। यहाँ पे जो एक हवा है, एक विकास की बात हो रही है, आतंकवाद की जो सबसे मेन इशू है। जैसे नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि उन्होंने 2002 के बाद दंगे नहीं करवाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2002 के बाद से पूरे हिंदुस्तान के कम से कम 12 स्टेट से लगभग 2000 लड़कों को ले जाके साबरमती जेल में रख के उनको टार्चर कर रहे हैं। 6 साल से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये भी एक तरह से टार्चर है। जूहापुरा इलाके में आवारा कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं अहमदाबाद में, वो भी। ये आपको कैसे मालूम? मैं वहां जाके देख के आया हूं साबरमती जेल में। आप जाकर वहां निकलवाइए रिकॉर्ड, कम से कम 10 स्टेट के अच्छे खासे लड़के आपको वहां पे मिलेंगे।
यहाँ पे मोदी की कोई हवा नहीं है। रोड पे जो अखबार आते हैं, टीवी से जो लोग देखते हैं, वही सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखते हैं। यहाँ गांव के अंदर जिस भी पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा, जो विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो विकास करके दिखाएगा। क्योंकि तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी टीवी पर ज्यादा है, जमीन पर कम। यहाँ पे जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ की अगर जनता से बात की जाए तो यहाँ तो मोदी हवा में ही दिखते, जमीन पे नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मोदी की पूरी हवा है। और कहाँ है मोदी? पूरी हवा है। मोदी की 16 तारीख को, आने वाली 16 तारीख को काउंटिंग के दिन मोदी का विजय पताका यहाँ से फहरेगा और वो पूरे पूर्वांचल की 80% सीट वो लेकर के जाएंगे मोदी जी। पर आपको लग रहा है कि मुलायम सिंह के खड़े होने से मोदी का जो एकदम पहिया चल रहा था तो पंक्चर हो गया? नहीं, हाँ पंचर मुलायम सिंह का ना। अरे भाई साहब, कौन सी पार्टी से आप तो कंफ्यूज किया जाते हैं? एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि मुलायम के खड़े होने से क्या मोदी का पहिया पंक्चर हो गया, आप कह रहे हैं? हाँ, यहाँ तो पहिया उनका बहुत काफी अच्छा चल रहा है और नरेंद्र मोदी आप भविष्य के प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, क्योंकि वाराणसी में खड़ा करने का जो बीजेपी का मकसद था, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई साहब? यहाँ बीजेपी का ही लहर चल रहा है। पूरे पूर्वांचल में बीजेपी नजर आ रही है। घर गांव में जाके बच्चे के जबान पे मोदी की लहर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर आ रही है। और वह 80 में कम से कम 75 तक ले आके और यहाँ पर लहर ही लहर आ रही है। वो लोग बोल रहे हैं उनको लहर नजर नहीं। मोदी का विकास रथ शुरू हुआ, अब एंड हो रहा है राम रथ पर। अब वो राम की शक्ल दिखा के और उसका मॉडल दिखा के वोट लेना चाहते हैं। अगर विकास की बात होती तो क्यों दिखा रहे हैं? विकास की बात होती तो राम रथ बीच में कहाँ से आ गया भाई? वो कह रहे हैं कि बात तो हुई विकास की, अब राम रथ बीच में कहाँ से आ गया? लेकिन यहाँ पर मोदी का विकास का ही मॉडल, गुजरात में विकास का मॉडल दिखाया जा रहा है। यहाँ अभी राम रथ का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। चारों तरफ विकास का ही, नवयुवक उन्हीं को ले आने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए इच्छुक। इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त प्रतापगढ़ में है और हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजा भैया। स्वागत है आपका। आप उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेता कहलाते हैं, लेकिन हकीकत इस बार ये है कि अपर कास्ट एक पोलराइजेशन हम बीजेपी के पक्ष में देख रहे हैं। लग रहा है कि राजा भैया की जो पकड़ हुआ करती थी ठाकुरों पर, वो मोदी की पकड़ के अपील के सामने थोड़ी कमजोर पड़ी। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है। जो आपने एक कहा, पहली बात तो हम बड़े नेता नहीं और दूसरी बात ठाकुर नेता नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, निर्दलीय हैं और जो भी क्षमता ईश्वर ने दी है उस हिसाब से प्रचार कर रहे हैं और शैलेंद्र जी के पक्ष में लोगों के बीच में जा रहे हैं और इनको जिताने की अपील कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से एक मोदी की हवा चल रही है, आप तो यहाँ पे हैं कुंडा में, आपके हिसाब से कितनी तेज है ये हवा? अपने पूरे चुनाव अभियान में हमने अपने नेता का नाम लिया है, मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया है, अखिलेश यादव जी का नाम लिया है, दूसरा किसी का हमने नाम नहीं लिया। परिणाम आपके सामने आएंगे और जो 2 साल में हमारी सरकार ने काम किए हैं उनको जनता तक हमने पहुंचाया है। नहीं, क्योंकि ये आरोप बार बार समाजवादी पार्टी सरकार पर लगता है कि मायावती सरकार की तुलना में समाजवादी सरकार के वक्त पे गुंडा राज वापस आ गया। बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। जिस तरह से महिलाएं पहले सुरक्षित महसूस किया करती थी, अखिलेश के राज में, आपके राज में ऐसा नहीं। अब वो आपकी और मीडिया के जो साथी हैं उनकी मेहरबानी की जरूरत है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब एक परसेप्शन आप लोगों ने बना रखा होगा और जो लोग उत्तर प्रदेश नहीं आए हैं या नहीं जानते हैं, देखिए थोड़ा बहुत अपराध हर जगह है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है, बीच बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, वो एक अलग विषय है। अभी चुनाव के संबंध में सिर्फ हम विकास की बात लेकर के जा रहे हैं, सुशासन की बात लेकर के जा रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं जो काम हुए हैं उसको वो मान रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस लगभग देश के हर राज्य में गई है। उत्तर प्रदेश की सड़कों की तुलना अगर हम किसी और राज्य से करते हैं तो उत्तर प्रदेश एकदम नीचे खड़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? देखिए, जिस सड़क से आप आए हैं नेशनल हाईवे है और हमारी याददाश्त में इतनी खराब हालत में कभी नहीं रहा। ये कांग्रेस की देन है कि आपको 4 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको 15 मिनट लगते हैं और उसके बाद जब आप इधर आए हैं तो ये हमारे स्टेट की सड़क है, इसमें आपको एक भी गड्ढा नहीं मिला होगा जिधर से आप आए हैं। तो हम लोगों ने भी लिखा पढ़ी करी, सांसद जी ने भी लिखा पढ़ी करी, लेकिन नेशनल हाईवे की सूरत और हालत एकदम रुला देने वाली है और पब्लिक ऊब गई है इससे। क्योंकि मोदी कह रहे हैं कि यूपी की हालत बहुत खराब है और मैं आऊंगा तो मैं ही सुधार सकता हूं और किसी के बूते की है नहीं। मोदी जी यूपी तो आने वाले नहीं हैं, यहाँ के अपने ही नाम पे चुनाव वोट मांग। यहाँ के मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी हैं। ये बार बार बात उड़ती रहती है कि आपके राजनाथ जी से बड़े अच्छे संबंध हैं,
बीजेपी आप पे डोरे डालती रहती, तो कोई प्लान है आपका क्या कि चुनाव के बाद सपा को टाल के बीजेपी में जाने की? राजनाथ जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और लेकिन राजनीतिक संबंध नहीं है। ये भी बता दें कि कांग्रेस के कई सीनियर लीडर हैं, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। व्यक्तिगत संबंध होना ये एक अलग विषय है, राजनीतिक उस ओर रुझान होना ये दूसरी चीज है। नहीं, पर आपको लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अखिलेश को वोट दिया था उस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतर पाए? जिस उम्मीद भरी निगाहों से लोगों ने वोट डाला था एसपी और अखिलेश के लिए, उस लिहाज से तो काम हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी जर्जर थी, इतनी बुरी हालत थी और इतना कर्ज था, तो उसको निर्माण करने में हाँ एक कमी हमारी सरकार की जरूर रही है कि जो अच्छे काम हम लोगों ने किए हैं उसको हम उतना प्रचारित नहीं कर पाए हैं। अच्छे काम, जो बुरे काम किए वो तो खूब प्रचारित हो, उसको तो प्रचारित करना, उसके लिए तो आप लोग ही हैं कि तिल का ताड़ बना करके प्रस्तुत करते हैं। एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे, अगर हम उत्तर प्रदेश की कैबिनेट को लेते हैं तो 54% ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। बार बार ये चर्चा होती है कि जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उनको ना चुनाव लड़ने दिया जाए, ना उन्हें मंत्री बनाया जाए। आपकी क्या? अगर ऐसा हो जाए तो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जिसके खिलाफ कहिएगा उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर होने में कितनी देर लगती है? क्या आप ये मानते हैं कि आपके खिलाफ जो तमाम केसेस की एकदम फहरिस्त है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा है, हकीकत उसमें कम है? पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा नहीं है, 100% है। और कोर्ट में हमारा ट्रायल हुआ है और इतना ही नहीं, पोटा में दूसरे प्रदेश में ट्रायल हुआ। हम मध्य प्रदेश भेजे गए ताकि उत्तर प्रदेश में ये कहा गया बसपा की तरफ से कि हमारा प्रभाव है, हम इन्फ्लुएंस कर लेंगे कोर्ट को, इसलिए हमको मध्य प्रदेश भेजा गया। वहाँ ट्रायल हुआ, अक्विटल हुआ और जज ने अपने जजमेंट में लिखा है कि बेसलेस है इनके ऊपर ये आरोप। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम न्यायालय से हम पाक साफ बरी होकर के आए हैं, हमको कोई शर्मिंदगी थोड़ी है। तो हम यहाँ कुंडा में हैं और कुंडा की कई सारी कहानियां हमने सुनी है। एक तो ये बड़ा मशहूर तालाब है, कहा जाता है वहाँ बड़े सारे मगरमच्छ हैं। अभी भी हैं कि मगरमच्छ पहले ही हुआ करते थे? आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसी परी कहानियाँ, कैसी दंत कथाएं बच्चे देखते होंगे चैनल, तो वाकई उनका बड़ा अच्छा मनोरंजन होता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हकीकत तो आप खुद देख सकते हैं और इस हकीकत इससे कोसों दूर है। हर बच्चे ने कहानी सुनी होगी कि राजा भैया से कुंडा में पंगा लिया तो एकदम मगरमच्छ को खिला देंगे। अब आप जो सुनाएंगे लोग वही तो सुनेंगे। आप तो इतने बड़े चैनल के एक आला रिपोर्टर हैं, तो आप जो सुनाएंगे वो लोग सुनेंगे। चलिए राजा भैया, आखिरी दिन है कैंपेन का, आपको निकलना है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने हमें वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। You're watching the Election Express and we are broadcasting tonight out of Azamgarh in eastern Uttar Pradesh. And one of the big issues that's resonating across Azamgarh is the issue of the Batla House encounter. और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बाटला हाउस जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने और सपा की सरकार ने जो वायदे किए और उनको पूरा नहीं किया, वो इस बार के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है आपके साथ? सपा की सरकार ने कोई वादा नहीं किया था। यहाँ मुलायम सिंह आए थे। ऐसा नहीं है, वादा किया था जनाब। वादा नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे और उन्होंने कोशिश किया है। कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बात है? मुलायम सिंह यादव ने वादा किया था, अपने वादे को पूरा ना उतर करके बल्कि मुजफ्फरनगर में, प्रतापगढ़ में कुशी कला में मुसलमानों की नस्ल कुशी करवाने का काम उन्होंने किया। साथ में राजा भैया जो डीएसपी जिया उल हक का कातिल है उसको उन्होंने मंत्रालय दिया। ये है समाजवादी पार्टी का चेहरा। देखिए, मैं नदीम खान, आपको मैं बता दूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने मुसलमानों के जो जख्म लगे हुए थे, ये बटला इनकाउंटर का मामला हो, चाहे हकीम तारिक का या खालिद मुजाहिद का, किसी का भी मामला हो, किसी ने भी जो है हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि सारे लोगों ने जो है कहीं ना कहीं जो है उनके साथ वो शामिल थे। इसलिए मैं सारे लोगों को दोषी मानता हूं, चाहे वो सपा के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो। इसलिए कि अगर ये चाहते चाहे समाजवादी के लोग, चाहे बसपा के लोग, क्योंकि इस यहाँ के आजमगढ़ में जो है, आजमगढ़ का जो नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर बलराम साहब, वो यहाँ के सांसद थे। अगर वो चाहते तो संसद में ये बात उठा सकते थे, उन्होंने भी नहीं उठाई। ठीक है, और कौन लोग हैं जिनसे मैं पूछना आता हूँ, ये बाटला हाउस का इनकाउंटर क्या आपको लगता है कि पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यूज कर रही हैं? देखिए, ये बिल्कुल ही सही बात है। आतंकवाद का इशू जब तक राजनीतिक फायदा या नुकसान लेकर आएगा अपने साथ, तब तक इस इशू को लोग जिंदा रखना चाहेंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा। इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है
और भाजपा, देखिए एक ट्रेंड चला हुआ है असुरक्षा का भाव उत्पन्न करना, लोगों को भयभीत करना और इस तरह से भावनात्मक शोषण लोगों का करना, ये लगातार सभी पार्टियां कर रही हैं, बराबर से कर रही। आरोप बार बार कांग्रेस पे लगता है कि कभी दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, चिदम्बरम कुछ बोलते हैं, कांग्रेस खुद बाटला हाउस पे जलेबी बन गई। क्या बोलेंगे? बोलिए, आप तो कांग्रेस के ही, वहां कहां देखें? क्या बोलेंगे? क्या बोले? हम पूछ रहे हैं कि बाटला हाउस इनकाउंटर पे जो कांग्रेस ने जलेबी बनाई, उसका कौन जवाब? सब कांग्रेस वाले एक दूसरे को देख रहे हैं, जवाब कौन देगा जनाब? इससे हम जवाब नहीं दे पाएंगे, बड़े नेताओं को मुद्दा है, वो अपना समझें। नहीं, ये क्या बात हुई? आप कांग्रेस के नेता हैं, जवाब दीजिए। बताइए, आप दीजिए जनाब, पीछे कहाँ? हाँ, जवाब दीजिए। नहीं, ये बाटला हाउस जो कांड हुआ है बिल्कुल गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। भले कांग्रेस रीजन में हुआ है और कांग्रेस से गलती हुई है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उसमें सही बात है जो अभी भाई साहब ने कहा कि सारे लोग दोषी हैं। समाज अभी हम कांग्रेस के दोष पे फोकस कर रहे हैं, बाकियों को छोड़िए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी से गलती हुई है, अब जांच क्यों नहीं? आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं फिर कांग्रेस को अगर गलती हुई? मैं उस मुद्दे पर नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ। इस मुद्दे पे नहीं सपोर्ट कर रहे तो पार्टी छोड़ दीजिए, उतार दीजिए फटा। सारी गलती कांग्रेस की है। दिल्ली में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, मरकज में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। उस वक्त से हम शोर कर रहे हैं कि हमको इंक्वायरी चाहिए। अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं कर रहे? समर्थन के जहां तक ताल्लुक है, अगर ये लोग दबाव डालते तो शायद इंक्वायरी हो गई होती। मगर न सपा के लोगों ने और बसपा का तो कोई सवाल ही नहीं। दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द मुस्लिम्स लाइक बीजेपी। नहीं, लेकिन कांग्रेस वाले यहाँ पे सब कन्नी काट रहे हैं, इसका क्या बात हुई? जवाब दीजिए कांग्रेस के बयान पे भाई साहब। हमारे नेता दिग्विजय सिंह यहाँ आए हुए थे और उन्होंने यहाँ बयान दिया कि इनकाउंटर ऑलरेडी गलत है। अब गलत है तो जांच क्यों नहीं करवाई? लेकिन जांच अब चूंकि हम लोग यहाँ जो है थोड़े करता है और आगे दिल्ली। वैसे मोदी के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जो जांच की बात आई तो सब बोल रहे हो कि हम बहुत छोटे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मसले को लेकर के क्या पेचीदियां फंसी हुई हैं, ये हम भी नहीं जानते, हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप भी जानने की कोशिश कीजिएगा, तब तक तो चुनाव आके निकल जाएगा भाई साहब। हाँ बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, वो आजमगढ़ में यदि अपनी अपनी सभी लोग परचम लहरा रहे हैं कि हमारी हवा है, हमारी लहर है, हम ऐसा है वैसा है, लेकिन यदि आजमगढ़ का विकास कोई करना चाहता है तो सबसे पहले यहाँ से जाति और धर्म के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं उसको खत्म करना चाहिए। जहाँ आजमगढ़ के लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, वहाँ पर आजमगढ़ के लोगों से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपका कोई युवा ऐसा हो या कोई साथी ऐसा हो जो कि गलत गतिविधियों में फंस जाए तो क्या यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं कि वो उसको जाके रिपोर्ट करें? कौन इस सवाल का जवाब देना चाहता है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा हो जो कि किसी गलत काम में हो, आजमगढ़ के लोगों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं कि वो उसको जाके पुलिस को रिपोर्ट करें या सरकार को रिपोर्ट? जिन लड़कों पे कार्रवाई हुई है वो गलत उसमें लिप्त नहीं थे, ये ना साबित कर पाएंगे ये लोग, ना साबित किए हैं। अगर साबित करना है तो आप इंक्वायरी करवा लीजिए, उसके बाद उनको अगर दोषी है तो दंडित करिए, नहीं है तो उनको छोड़िए। और आप बगैर जो है बगैर चार्जशीट, बगैर जो है केस साबित हुए आप 14 साल 15 साल 10 साल आप जेल में रख दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो निर्दोष साबित हो रहे हैं, तो उनके उसका जिम्मेदारी आप फिर भी लेना आप कि जो है उनका कौन पूरा करेगा? उनकी पढ़ाई, उनका पूरा फैमिली पीछे नुकसान हो रहा है जो है। जी आप बताइए, ये सवाल बाकी लोग पूछ रहे हैं बार बार कि अगर इर्द गिर्द कोई ऐसा युवा हो जो कि गलत काम में फंस जाए, क्या बड़े बुजुर्गों की, बाकियों की जिम्मेदारी नहीं कि वो पुलिस को रिपोर्ट? जी अगर साबित हो गया तो बिल्कुल हम करेंगे उसका विरोध। साबित नहीं, जब आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहा है या भटक रहा है कोई, बिल्कुल करेंगे हम, बिल्कुल हम करेंगे। जो भी लड़के हैं वो हमारे बीच ही के हैं, हमारे साथ खेलने वाले हैं, हम उनका कैरेक्टर जानते हैं, वो ऐसे लड़के नहीं हैं, उनको फंसाया गया, निर्दोष है वो लोग। बताइए। जी जी, आजमगढ़ से जो युवा तक पकड़े गए हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका कोई पास्ट रिकॉर्ड हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, या गांव के लोग जहां का वो रहने वाला है, पास पड़ोस के मुसलमान या दूसरे लोग उस पर किसी भी तरह का आरोप लगाते हों। तो ये कहना कि अगर कोई ऐसा है तो उसके आजमगढ़ के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मैं तो ये समझता हूं कि ये सवाल अपने आप में ही कोई हैसियत नहीं रखता।
जब किसी के बारे में ये पता हो कि हाँ ऐसा है, आप दूसरी तरफ उठा के देख लीजिए, एक स्टेट पूरा आतंकवाद पर उतर आया बेकसूरों का, जिसमें महिला शामिल है, उसका इनकाउंटर किया जाता है, उसका नेता यहाँ आकर वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने पहले इतने भावुक होकर अपनी बात रखी। तो ये जो दूसरा सवाल उठ रहा है कि अगर पता चले कि इर्द गिर्द कोई ऐसा लड़का हो जो भटक रहा हो, क्या बाकियों की जिम्मेदारी नहीं कि उसको रिपोर्ट? नहीं, जिम्मेदारी देखिए सभी लोगों को बनती है, मगर राहुल भाई सबसे बड़ा अभी एक पॉइंट टू पॉइंट बात है कि अभी सलमान के उबालिग पे केसेस लगे हुए थे, अभी वो नाबालिग हो गया। 6 साल का मानी हानि का पैसा जो हम लोग यहाँ से अहमदाबाद आते हैं जाते हैं, वो कौन देगा? और अगर बाई दवा साजिद मरहूम फर्जी इनकाउंटर साबित हो गया तो कोई लाके खड़ा करेगा अपने बेटे को? मुझे खून का बदला खून चाहिए। We focused a lot on the battle between the Samajwadi Party and the BJP here in eastern Uttar Pradesh. But the BSP is a silent force, working on the ground silently. Their cadre, probably the best behaved, the most disciplined cadre. They have something called the Bahujan Volunteer Force, which is like their own internal police force, which ensures everyone walks in line, stands and sits exactly the way Bahenji wants. Not far from where we are, at Sarai Meer, there was a massive show of strength by Bahenji Mayawati earlier today. I went to that rally, heard her speak, and then spoke to some of her supporters on what they make. Remember, the BSP cadre is always silent. You don't often see them. They're the ones who make the least amount of noise. Even if they're out there in this audience, they're probably the ones who haven't spoken. But remember, they have the equal right to vote, much as the more vocal SP or BJP supporters. So what does the core BSP supporter think of the battle for your vote 2014? Here is a poll pulse that we recorded at a Mayawati rally very close to where we are in Azamgarh right now. इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त लालगंज में है और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार। अभी मायावती की जबरदस्त रैली हुई। आपको लग रहा है कि मायावती की रैली से यहाँ पर जो स्थिति है, पॉलिटिकल स्थिति, उस पर इम्पैक्ट होगा, या इस बार का चुनाव आप सपा और बीजेपी के बीच में ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, जो बहन जी ने कहा है और ये जो जनमानस है, यहाँ पर सारे लोगों ने अपनी रैलियाँ किया है, इसकी 10वां भाग भी इसका किसी के रैली में भीड़ नहीं हुई है। और ये भीड़ साबित कर दे रही है बहुजन समाज पार्टी से न समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, न भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। आज पूर्ण बहुमत के साथ जो है यहाँ पर ये बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। पर ये लग रहा है कि सीधे सीधे बहन जी की इस बार जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि किसी तरीके से दलितों के साथ मुसलमान मिल जाएं, जो मुस्लिम वोट है समाजवादी पार्टी का वो कट जाए, इससे आप लोगों की जीत हो जाए। तो इसी एक बहुत ही कास्ट आधारित स्ट्रेटेजी पर बहन जी काम कर रही हैं। बहन जी कास्ट के आधार पर कोई काम नहीं कर रही हैं। अभी आप लोगों ने सुना है कि बहन जी हर समाज के बारे में उन्होंने बोली है और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े, और इसीलिए तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का काम किया था कि ताकि हमारे ऊपर कोई ये धब्बा न लगा सके कि ये किसी जाति विशेष की पार्टी Mayawati has just completed a hugely successful rally in Lalganj in eastern Uttar Pradesh. I've got with me some people who came to attend this rally. हम शुरू करना चाहेंगे सर आपसे। पहले तो अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच में ज्यादा लड़ाई है। आप लोग तो मायावती की रैली में आए, आपको क्या लग रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये सपा तो यहाँ मुलायम सिंह जी तो खुद चुनाव हारे हैं। पर इस बार ये कहा जा रहा है कि जो दलित वर्ग है वो भी कुछ हद तक टूट रहा है, बीएसपी से अलग हो रहा है, और कुछ हद तक गैर जाता वोट तो बीजेपी को ज्यादा दिख रहा है। एक भी दलित नहीं टूट रहा है, बल्कि इस दलित के साथ मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, और एक नारा लगा है हिंदू मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार,
इस पर सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति है कि माननीय बहन जी को एक दलित की बेटी एक इतिहास रचेगी और देश की प्रधानमंत्री बनके कानून की व्यवस्था का ख्याल रखेगी। आपको लग रहा है कि मोदी कहते हैं कि मैं, जैसे बहन जी बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से निकल के आई, वैसे मोदी भी चाय बेचा करते थे शुरुआत में, आपको लग रहा है कि उससे कुछ हद तक जो गरीब पिछड़ा वर्ग है उसको लगेगा कि एक बार बैकवर्ड को पीएम बनाना चाहिए? नहीं, मोदी को नहीं वो चुनेंगे, क्योंकि मोदी जो है गुजरात में उनको देख चुके हैं। अच्छा काम किया उन्होंने गुजरात में? अच्छा काम किया, पूरे गुजरात मॉडल की चर्चा हो? नहीं, कुछ नई मॉडल की चर्चा हो रही है, देख चुके हैं, सब लोग देख चुके हैं उनको। सर नफरत के साथ एक भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की, तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात है। सर बहन जी की लहर है और जब तक वो 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं कभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग अमन चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग भाईचारा चाहते हैं। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो हमें सेफ और सिक्योर राज कर सकती है। हम मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, हम अपना कमाना खाना जानते हैं, हमको सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, वो बीएसपी की देने की हिम्मत है। मोदी कहते हैं कि 2002 क्या तो कोई दंगा नहीं हुआ गुजरात में, ये सबूत है कि ऐसा नहीं है कि देश का मुसलमान मोदी के राज में किसी खतरे में है? नहीं, देश का मुसलमान तो खतरे में हर वक्त चल रहा है, जब से सपा सरकार आई है। मोदी जी की बात छोड़ दीजिए। सपा तो कहती है कि हम मुसलमानों की ज्यादा सरकार, सबसे ज्यादा ख्याल है मुसलमान। नहीं, सपा ये पूरे मुसलमान जान गए हैं। 25 साल से सपा मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हुए आई है और सपा ने आज से आज तक मुसलमानों का कोई बुनियादी काम नहीं किया है। सिर्फ सपा ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया है। यही हमारी बहन जी की सरकार थी, 5 साल बहन मायावती जी की सरकार में भयमुक्त समाज था ये। The riots of Muzaffarnagar leaving a deep scar on the psyche of the Muslims of eastern Uttar Pradesh. It's mostly the Yadavs, the Muslims and the Dalits who constitute a majority of the population in most of these seats. In the last assembly election we saw a massive Yadav and Muslim polarization in favor of the Samajwadi Party. This time however it seems quite clear because of what happened in Muzaffarnagar. The Muslims of eastern Uttar Pradesh seem quite determined to defeat Mulayam Singh, which makes life very difficult for the Samajwadi Party in eastern Uttar Pradesh, and that also means that Narendra Modi is up against the formidable task of stitching a bigger coalition than the formidable Dalit Muslim coalition that we can see emerging here in eastern Uttar Pradesh. With camera person Zahid Bagh, this is Rahul Kamal reporting for the Election Express from Azamgarh. The silent BSP support visible in full force. BSP की इतनी चर्चा तो इस चुनाव में नहीं हो रही, चर्चा लोग बीजेपी और सपा की ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में बीएसपी सरप्राइज पैकेज हो सकता है? बीएसपी जो है ये मतलब सभी पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी नहीं है, चर्चा में नहीं रहती है, इसके पास वोट बैंक है, अपने वोट से ये काम करती है और इस बार चुनाव बहुत अच्छे वोटों से दोनों सीटें जीतेगी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि काफी हद तक जो मुस्लिम वोट है दलित वोट के साथ जुड़ते हुए काफी मजबूत एक कॉम्बिनेशन बन रहा है दलित और मुस्लिम वोट का, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मुलायम के लिए महंगा पड़ता। मुस्लिम वोट पूरी तरह जो बीएसपी के साथ है। लोग मना भी कर रहे हैं, लगे हाथ आप ही के साथ बैठ के लोग मना कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरीके से मायावती पर फोकस इतना नहीं है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली मायावती चुनाव में निकलेगी? नहीं, बिल्कुल शक्तिशाली निकलेंगे। उसकी वजह ये कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने इतना ज्यादा दंगा करवाया है, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती की है, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव से मुसलमान नाराज है। मैं समझता हूं कि मुसलमान कुछ ही % होगा जो मुलायम सिंह के खाते में जाएगा। दूसरी तरफ जो इनकी फिक्सिंग चल रही मोदी से कि बनारस में मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक इनका कोई बड़ा लीडर बनारस में गया नहीं है। क्या वजह उसकी है? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी और मुलायम की मैच फिक्सिंग है, जिसकी वजह से मुसलमान नाराज है, मुलायम सिंह को वोट नहीं देगा। Well, you've heard different voices brought to you from Azamgarh tonight. A very, very surcharged atmosphere. I can almost feel the tension in the air. That's how volatile things are in Azamgarh. And what's worse is that all political parties are trying to stoke, trying to inflame these communal passions in the hope that they can benefit from it. That's all the time we have in this special broadcast of the Election Express being brought to you from Azamgarh tonight. We look forward to seeing you on day 33 tomorrow night at 9:30 p.m. when we bring you another edition of the Election Express. So look forward to seeing you then. News and updates continue on Headlines Today when we return on the other side of a quick break.